नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम आदिकाल को पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण को देखेंगे और साथ ही आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रासो साहित्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया उसे हम मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। रासो साहित्य से तात्पर्य हमारा उसी रासो काव्य परंपरा से है जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया था। रासो काव्य परंपरा के रचयिता चारण कवि हैं, जिन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में प्रामाणिकता को ध्यान न रखकर कल्पना की प्रचुरता का प्रयोग किया है और साथ ही ये वीर एवं श्रृंगार रस से परिपूर्ण काव्य ग्रंथ है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य 8वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों ने अपने मत का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को और वैष्णव अवतारों की जो कथाएं हैं उन्हें जैन आदर्शों में ढालकर प्रस्तुत किया। ये जो जैन लोग थे, ये जैन मंदिरों में रात्रि में रास गायन करते थे। तो इन जैन साहित्य के अंतर्गत हम रास साहित्य भी देखते हैं, जो रासो साहित्य से पूर्णतया पृथक है। रासो साहित्य जो वीर रस से परिपूर्ण है, वही रास साहित्य में हमें धर्म की प्रधानता दिखाई देती है, जो जैन कवियों के द्वारा अपने जैन धर्म के तीर्थंकरों को लेकर लिखा गया है। तीसरी श्रेणी में हम आते हैं सिद्ध साहित्य पर। तो सिद्धों का समय मुख्य रूप से 8वीं-9वीं शताब्दी माना जाता है। तो सरहप्पा, लुइपा, शबरपा, कन्हप्पा, जिन्होंने सिद्ध साहित्य की रचना की थी, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के ही कालांतर में जो 2 भेद हो गए थे, हीनयान और महायान, और कालांतर में इसी से वज्रयान का जन्म हुआ था और यही वज्रयानी सिद्ध कहलाए थे। और सिद्ध साहित्य के प्रतिक्रिया स्वरूप ही नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ था। सिद्ध साहित्य में जहाँ हमें काम वासना का समावेश देखने को मिलता है, आडंबरों की थोड़ी प्रधानता दिखाई देती है, तो इन्हीं सबकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ। नाथ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक गोरखनाथ थे, तो नाथों की संख्या 12 मानी जाती है और नाथों का समय माना जाता है 12वीं से 14वीं शताब्दी तक। तो नाथ साहित्य के अंतर्गत हमें आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया है, काम वासना जो है, भोग विलास का विरोध किया गया है, गुरु की महत्ता दिखाई गई है, और जो भक्ति काल का संत काव्य है वह पूर्ण रूप से नाथ साहित्य से प्रभावित है। उसी श्रेणी में हम आगे चलते हैं, लौकिक साहित्य की बात करें, जिसे हम फुटकर साहित्य के नाम से भी जानते हैं। तो आदिकाल में जो अन्य रचनाएं जैसे अमीर खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति रचित पदावली, संदेश रासक, बसंत विलास, इस प्रकार के कुछ ग्रंथ मिले हैं जिन्हें हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसी श्रेणी में आगे हम गद्य साहित्य की बात करें तो आदिकाल में 3 गद्य रचनाएं भी उपलब्ध होती है, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो इन तीनों गद्य रचनाओं का अध्ययन हम गद्य साहित्य के अंतर्गत करते हैं। तो ये मुख्य रूप से आदिकालीन साहित्य है, जिसे हम कुल 6 श्रेणियों में विभक्त करके आसानी से, सहजता से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से रासो साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो रासो साहित्य पर चर्चा करने से पूर्व हम रासो शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। गार्सा दा तासी, जो फ्रेंच विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था, इस्तवार दे ला लिटरेट्यूर एंदोई एंदोस्तानी, इस ग्रंथ में उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूई से स्वीकार की है। इसी क्रम में अगला नाम आता है काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल जी ने
रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति बताई है और शुक्ल जी ने बिसल देव रासो नामक रासो ग्रंथ में रसायन शब्द के प्रयोग को देखकर रसायन से रासो की उत्पत्ति स्वीकार की है। डॉक्टर दशरथ शर्मा रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। और शुक्ल जी के बाद अन्य महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो रास्तक शब्द से रासो की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने राज यज्ञ से इसकी उत्पत्ति मानी है। वहीं नरोत्तम स्वामी रसिक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। तो हम देखते हैं विद्यार्थियों की रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर भी विद्वानों ने अलग अलग राय जाहिर की है। जहाँ तक सर्वाधिक या समीचीन मत की बात है तो सर्वाधिक प्रमाणिक मत इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है, जिन्होंने रास्तक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। अब हम बात करें आदिकाल में लिखे गए प्रमुख रासो काव्यों की। तो आदिकाल में यद्यपि बहुत सारे रासो काव्य लिखे गए हैं, यह सूची काफ़ी लंबी है, फिर भी कुछ कतिपय महत्वपूर्ण रासो काव्यों का यहाँ उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम आते हैं चंदवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो पर। तो विद्यार्थियों, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत और उनके राज दरबार कवि चंदवरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र भी थे, उनके द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई। इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही शहाबुद्दीन गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाना और उसके पश्चात चंदवरदाई का भी उनके साथ वहाँ जाना, इन सब का उल्लेख हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। चंदवरदाई जाते समय अपना यह ग्रंथ अपने चौथे पुत्र जलहन को देकर गए थे कि वह इसे पूरा करे। तभी यह हिंदी साहित्य में उक्ति प्रचलित है, पुस्तक जलहन हथ दे चलो गजन नृपकाज। तो पृथ्वीराज रासो, जिसे रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार करते हैं, यद्यपि इसकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह है, इसकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है, किंतु पृथ्वीराज रासो के काव्य सौष्ठव पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। पृथ्वीराज रासो लगभग 2500 पृष्ठों का एक विशाल काय ग्रंथ है, जिसके हमें कुल 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं, बृहत्तर, मध्यम, लघु और लघुतम। तो इन चारों संस्करणों में से कौन से संस्करण को प्रमाणिक माना जाए, इसी आधार पर इसकी प्रामाणिकता को लेकर आलोचकों के अलग अलग समूह बन गए हैं। तो पृथ्वीराज रासो कुल 69 सर्गों में विभक्त है और इसमें 68 प्रकार के विविध छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो डिंगल भाषा में रचित है और इसमें हमें वस्तु वर्णन की अधिकता देखने को मिलती है। वस्तु वर्णन से तात्पर्य है कि कवि ने नगर, वन, नदी, बारात, साज सज्जा, पशु, पेड़ पौधे, इन सभी का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। कवि का मन इसमें बहुत अधिक रमा है। और जहाँ तक वीर रस के चित्रण की बात है, तो वीर रस का आदिकाल में जो भी रासो साहित्य लिखा गया है, तो जो भी कवि थे वह युद्ध के समय अपने आश्रयदाता राजा के साथ युद्ध के मैदान में स्वयं जाते थे, इसलिए युद्ध वर्णन में हमें सजीवता देखने को मिलती है। तो पृथ्वीराज रासो में हमें वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। और जहाँ तक प्रामाणिकता की बात है, तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर आलोचकों के कुल 3 समूह बने गए हैं। प्रथम समूह जो इसे सर्वथा अप्रामाणिक स्वीकार करता है, जिसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर वुल्लर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का नाम लिया जाता है। प्रामाणिकता की बात करें तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टोड, श्याम सुंदर दास इत्यादि विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वाधिक प्रमाणिक स्वीकार करते हैं। वहीं एक अन्य श्रेणी है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय इत्यादि का नाम आता है। ये पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक स्वीकार करते हैं।
मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की कल्पना करते हुए इसे प्रमाणिक सिद्ध किया है। जब हम पृथ्वीराज रासो काव्य ग्रंथ को पढ़ते हैं तो इसकी जो घटनाएं हैं, जो तिथियां हैं और जो नाम है वह इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। इसी कारण इसकी प्रमाणिकता को लेकर विवाद गहराता चला गया है। तो तिथियों में जो 90-100 वर्ष का अंतर आता है वह मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत के आधार पर दूर करने का प्रयास किया है। प्रमाणिकता की बात अगर छोड़ दी जाए तो काव्य सौष्ठव की दृष्टि से यह हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है जिसकी रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई है। शुक शुकी संवाद अर्थात इसमें कवि की पत्नी प्रश्न पूछ रही है और कवि उसका उत्तर देते हुए इसे लिख रहा है। इस प्रकार इस ग्रंथ की रचना की गई है। अब हम बात करें अगले दूसरे प्रमुख रासो काव्य की, तो खुमान रासो दलपत विजय द्वारा रचित है। यह 9वीं शताब्दी की रचना है। यद्यपि इसमें 7वीं शताब्दी तक के घटनाओं या राजा का उल्लेख होने के कारण इसे भी प्रक्षिप्त मान लिया गया है। इसमें खुमान द्वितीय जो शासक है उसका वर्णन देखने को हमें मिलता है। मेवाड़ के राजा खुमान द्वितीय। रामचंद्र शुक्ल इसे 9वीं शताब्दी की ही रचना मानते हैं, किंतु इसमें अन्य विद्वान इसे 7वीं शताब्दी की रचना भी बताते हैं। यह भी एक विशाल काय ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 5000 छंदों में की गई है। इसमें भी हमें हालांकि यह भी वीर रस से ही परिपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी हमें श्रृंगार के भी मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्र इसमें प्राप्त हो जाते हैं। आगे हम बात करें बीसल देव रासो, जिसके रचयिता नरपति नाल है और जिसका रचना काल है विक्रम संवत 1212। इस ग्रंथ में हमें विग्रहराज चतुर्थ, जो कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में उल्लेख किया गया है। यद्यपि यह मुख्य रूप से वीर गाथात्मक कृति न होकर एक विरह काव्य है। बीसल देव रासो जो मुख्य रूप से 4 खंडों में विभक्त है। इसके प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बीसल देव के नाम से जानते हैं, उसका विवाह दिखाया गया है कि बीसल देव का विवाह परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से हुआ है। दूसरे खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा है और 12 वर्ष तक बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ उड़ीसा में ही रहता है और उसके विरह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है। तो इसका सारा ये जो विरह वृत्तांत है हमें तीसरे खंड में देखने को मिलता है और चतुर्थ खंड में इन दोनों के पुनर्मिलन का वृत्तांत दिया गया है। तो इस प्रकार 128 छंदों में रचित और 4 खंडों में विभक्त यह एक प्रेम परक रचना है, जिसमें हमें मेघदूत और संदेश रासक जैसी संदेश प्रेषण की भी परंपरा देखने को मिलती है और इसमें हमें विरह की प्रधानता देखने को मिलती है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्र भी इस काव्य कृति में प्रस्तुत किए हैं। शुक्ल जी ने इसकी भाषा राजस्थानी बताई है। इसी क्रम में हम बात करें विजयपाल रासो की, जिसके रचयिता नल्ल सिंह हैं। विजयपाल रासो मुख्य रूप से अपभ्रंश भाषा में रचित है और हमीर रासो जिसके रचयिता शारंगधर है। हालांकि हमीर रासो अभी तक हमें पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं हुआ है। इसका उल्लेख प्राकृत पैंगलम नामक काव्य ग्रंथ में किया गया है। परमाल रासो जिसके रचयिता जागनिक है, यह रासो काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना चंदेल वंशी राजा परमार्दी देव के दरबारी कवि जागनिक के द्वारा की गई है। इस काव्य ग्रंथ में आल्हा और उदल नामक 2 क्षत्रिय सामंतों की वीरता का चित्रण मुख्य रूप से किया गया है। इसे आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं और उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में इसे गाया भी जाता है। आल्हा खंड नाम से चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कराया था और इसी आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण कर इसे नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कराया था। यद्यपि यह कृति भी सर्वाधिक प्रमाणिक नहीं है, यह भी पृथ्वीराज रासो की भांति ही अर्ध प्रमाणिक श्रेणी में रखी जाती है।
आगे हम बात करें जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका की, तो ये दोनों ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है। इन दोनों ही ग्रंथों का उल्लेख दयाल दास द्वारा रचित राठौड़ोरी ख्यात में देखने को मिलता है। तो इन्हीं रासो काव्यों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। और इन सभी रासो काव्यों की अगर हम बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें, तो इन सभी की विशेषताएं ये है कि इसमें जो भी कवि हैं वो राजा के आश्रय में रह रहे हैं और उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है, उनकी वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण बखान किया है। इसी कारण उन्होंने ऐतिहासिक तत्वों का भी अवहेलना कर दी है। इतिहास की उन ऐतिहासिक बातों को नज़रअंदाज करते हुए जिस प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण इन्होंने वर्णन किया है, इसी के कारण इन काव्य ग्रंथों की प्रामाणिकता भी संदिग्ध हो चली है, कल्पना की प्रचुरता दिखाई देती है। हालांकि इन काव्य ग्रंथों में हमें युद्ध वर्णन में सजीवता देखने को मिलती है, क्योंकि इन काव्य ग्रंथों के जो भी रचयिता हैं वे कवि युद्ध के मैदान में भी अपने आश्रयदाता राजा के साथ तलवार लेकर स्वयं साथ जाते थे। तो यह विशेषता हमें देखने को मिलती है कि युद्ध वर्णन में जो दृश्य होता है, योद्धाओं की उमंग, मनोदशा, उनके क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन इन काव्य ग्रंथों में देखने को मिलता है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। हालांकि सभी रसों का समावेश हमें देखने को मिल जाता है, किंतु प्रधानता वीर और श्रृंगार रस की ही इसमें दिखाई देती है। वीरों के मनोभाव और अदम्य उत्साह का जैसा हृदय ग्राही वर्णन हमें इन रासो काव्यों में देखने को मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसी प्रकार श्रृंगार रस का चित्रण भी देखने को मिलता है, संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का, किंतु प्रधानता वियोग पक्ष की ही अधिक रही है। नायिका के रूप सौंदर्य का, साथ साथ वय संधि और षट ऋतु वर्णन का भी समावेश इन रासो ग्रंथों में किया गया है। संकुचित राष्ट्रीयता, जो कि आदिकालीन परिस्थिति की देन है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था और ये छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में ही व्यस्त रहते थे। बस 10-20 गांवों के एक छोटे से राज्य को ही राष्ट्र मान लेते थे। संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का सर्वथा अभाव था। तो यही संकुचित राष्ट्रीयता हमें इन काव्य ग्रंथों में भी दृष्टिगोचर होती है। अगर हम बात करें कला पक्ष की दृष्टि से, तो इन रासो काव्यों में हमें छंदों का विविध प्रयोग देखने को मिलता है। छंदों की यह विविधता हमें ना तो पहले के साहित्य में देखने को मिलती है, ना ही ऐसी विविधता हमें आगे के साहित्य में देखने को मिलती है। जैसे पृथ्वीराज रासों में ही 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। दोहा, गाथा, पद्धरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक इत्यादि। और ये छंद चमत्कार प्रदर्शन के लिए ना होकर बल्कि भाव प्रकाशन के लिए ही इनका प्रयोग किया गया है। तो चंद्रवरदाई को तो छंदों का सम्राट और पृथ्वीराज रासो को तो छंदों का अजायब घर ये संज्ञा भी दी गई है। छंदों की तरह ही अगर हम अलंकारों की बात करें, तो रासो साहित्य में अलंकारों का भी स्वाभाविक समावेश देखने को मिलता है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है, चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं। जैसा कि हमें रीति काल में चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है, वैसा आदिकाल के रासो काव्यों में बिल्कुल भी नहीं है। अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता दिखाई देती है। भाषा की अगर हम बात करें, तो ये जो आदिकालीन रासो साहित्य है, इसमें डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, ये प्रतियोगी परीक्षा में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, डिंगल और पिंगल से क्या तात्पर्य है। तो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग
उच्चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल कहा जाता है। और उसी प्रकार अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से जो भाषा बनती है उसे पिंगल के नाम से जाना जाता है। तो इन रासो साहित्य में हमें डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग किया गया है और छंदों का भी विविधतामयी उपयोग देखने को मिलता है। अब बात करें, ये बात हो चुकी है कि ये अपने आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के कारण ही इतिहास की अनेक तथ्यों का ये उपेक्षा करते हुए चले गए हैं। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों हमने देखा कि आदिकाल के प्रमुख रासो काव्य कौन से हैं, रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, या प्रमाणिकता पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर क्या आलोचकों के मत है, और रासो काव्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।